वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एलिमेंट 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले जो 2 वीडियोस थे उसके अंदर हम लोगों ने देखा बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कॉशन एंड प्रिवेंशन। और आज जो हम वीडियो लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स के ऊपर। इसके अंदर सबसे पहले मैं एक ब्रीफ समरी आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोगों ने पूछा कि भाई कोर्स के अंदर इसके अंदर कंटेंट एलिमेंट 2 के अंदर क्या क्या है, तो वो भी समझाते हैं। आइए देखते हैं। यस, सो ये जो कोर्स है, इस कोर्स के अंदर जब हम लोग एलिमेंट 2 डिफाइन करते हैं ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन, तो सबसे पहला एलिमेंट या सबसे पहला सब एलिमेंट जो आता है वो आता है बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कॉशन एंड प्रिवेंशन। सेकेंड सब एलिमेंट आता है टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स। थर्ड सब एलिमेंट आता है रोल्स ऑफ सुपरवाइजर for promoting safety and health. Fourth, reporting and classification of accidents. And fifth, hazard identification and its techniques. तो ये 5 बेसिक सब एलिमेंट्स को मिलाकर हमारा मेन एलिमेंट 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन होता है। अब आप देखिए कि ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। आप क्या बात करने वाले हैं? आप बात करने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको उसकी फिलॉसफी पता होनी चाहिए कि भाई क्या फिलॉसफी है, हम लोगों को कॉशन और प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स होते हैं तो वो क्यों होते हैं, उसका प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, ये उसकी फिलॉसफी हो गई। सो फिलॉसफिकली जब आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप क्या डिफाइन करेंगे कि भी आपके आजू बाजू में या जिस प्रीमाइसेस में आप काम कर रहे हैं वहां पे किस तरह के हैजार्ड्स प्रेजेंट है। अब देखिए, हैजार्ड्स कैन नेवर बी एलिमिनेटेड। आप ये चीज अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि हैजार्ड्स कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकते। हाँ, हैजार्ड से होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हैं। सो दैट मीन्स जो भी हैजार्ड है वो आपको असर कम करेगा, इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। अब जब बात आती है कि हम लोगों को तो भाई हैजार्ड को प्रिवेंट करना है या उसको मिटिगेट करना है, या हम लोग ये भी बोलते हैं कि भाई हैजार्ड्स कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। यस, हैजार्ड्स कैन बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली। किस परिस्थिति में? जब आप हैजार्ड को अगर उस एक्टिविटी को ही एलिमिनेट कर देते हैं तब। तो अगर आप हैजार्ड एक्टिविटी को एलिमिनेट करते हैं तब आप बोल सकते हैं कि यस, इट इज पॉसिबल टू एलिमिनेट दी हैजार्ड कंप्लीटली, वरना नहीं। सो इसीलिए हैजार्ड को जब हम लोग समझते हैं कि भी किस तरह से इसको प्रिवेंट करना है, तो इसको हम इसी कैटेगरी में आज डिफाइन भी करेंगे और इसको प्रैक्टिकल तरीके से ही हम डिफाइन करने वाले हैं। इसके बाद में आता है हमारा तीसरा। अब जब हमने डिफाइन कर दिया तो हमें क्या करना है? हमें उसे कम करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सुपरवाइज करनी पड़ेगी एक्टिविटीज को। तो जब हम लोग किसी भी एक्टिविटी को सुपरवाइज करते हैं तो उसको हम कैसे प्रमोट करेंगे या सेफ्टी और हेल्थ के बारे में जानकारी कैसे देंगे? विजुअल एड्स के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, लोगों को काम, उनके जो काम करने वाले हैं उस काम को डिफाइन करते हुए। करेक्ट। एक बार आपने काम डिफाइन कर दिया तो काम डिफाइन करने के बाद में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? चौथा पार्ट आता है कि आप उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, डेटा कलेक्शन होगा, तो रिपोर्टिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स होंगे। तो रिपोर्टिंग होगी एंड क्लासिफाई, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसको क्लासिफाई करेंगे कि भाई किस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको कैसे क्लासिफाई करना चाहिए और किस तरह के एक्सीडेंट्स हैं, उसका डेटा, बेसिकली डेटा कलेक्शन होता है रिपोर्टिंग और क्लासिफिकेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जब हम लोगों के पास रिपोर्टिंग आ गई तो हम लोगों ने हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, जो हीरा बोलते हैं हम लोग, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, तो हम लोगों ने उसको कम करने के लिए क्या और इसको बेहतर ढंग से कम किया जा सकता है क्या? तो उसके आती हैं टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक्स। सो बेसिकली जब आप किसी भी तरह के रिस्क असेसमेंट एक्टिविटी पे जाते हैं, सो यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट डूइंग रिस्क असेसमेंट। अब चाहे उसे आप हीरा बोलिए, हैजॉब बोलिए, सिल बोलिए, पीमा बोलिए, काबा बोलिए, कुछ भी बोलिए। सो दीज आर ऑल रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स। अलग अलग, देखिए अलग अलग नाम दे देने से चीजें बदल नहीं जाती। अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं? आप रिस्क असेसमेंट ही कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू असेस द अमाउंट और लेवल ऑफ रिस्क, और उसको अलग अलग फॉर्मेट में आप डिफाइन कर रहे हैं। तो देयर इज
नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट। तो इसे इसी सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसे समझिए। अब जब हम बात करते हैं कि यस वंस दीज टेक्निक्स आर नोन टू अस देन हम लोग उसको बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या उसे सामने लोगों को जानकारी देते हुए बता सकते हैं। सो इट शुड बी सिंपल और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होनी चाहिए, जो आपको समझ में आए आप उस तरह से कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ हैजार्ड्स के लिए। सो टाइप्स ऑफ हैजार्ड, व्हेन वी से हैजार्ड क्या है, तो सबसे पहले आता है हैजार्ड क्या है, आइए देखते हैं। हैजार्ड any condition that may result in occurrence or contribute to the severity of an accident। ये मेरे हिसाब से डेफिनेशन है, करेक्ट। कई जगह पे डेफिनेशन इस तरह से दी गई कि that hazard is anything that has a potential to cause harm। yes, लेकिन ये जो परिस्थिति है any condition या that may result हो सकता है in occurrence of or contribute to the severity of an accident is hazard। तो ये तीनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कंडीशन, दूसरा क्या है आपका कंट्रीब्यूशन या अकरेंस और कंट्रीब्यूशन, कोई भी चीज घटित होना या उसका एड होना, टू सर्व किस चीज को, सीवियरिटी किस चीज की, कि भाई नुकसान कितना होगा, चाहे वो आदमी को नुकसान हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को नुकसान हो, चाहे वो फिजिकल डैमेज हो, चाहे वो मेंटल हो, ये सारी चीजें हैज अ पोटेंशियल। सो दिस इज हैजार्ड, करेक्ट। अब हैजार्ड को हम लोगों ने मोटा मोटा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तो इसको समझाने के लिए अब आप इन्हीं 3 कैटेगरीज में सारे हैजार्ड्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, बड़ा आसान है। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हैजार्ड का जो कंडीशन है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो हमें इम्पैक्ट किस तरह से करने वाला है। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो सिर्फ फिजिकल और केमिकल हैजार्ड को लेके कर रहे हैं, जो कि हर इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट सेम है, करेक्ट। सो लेकिन इसको जब आप डिटेल में कब समझा सकते हैं, जैसे इसको आप डिटेल में लेते हैं एक और सब ब्रांच में, जो कि नई ब्रांच डेवलप हुई, इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सो IHNOH। सो इसमें जाके आप डिटेल में उस चीज को समझ सकते हैं। उसके अंदर इन डेप्थ डिटेल होती है, वो क्या है, आधी डॉक्टरी जैसा कामकाज हो जाता है। लेकिन yes, it is very important to understand that how it is related to human health and how it is going to impact human health, and industrial hygiene is all about study about what is the impact on human health, correct? So that is why industrial hygiene, personal hygiene and industrial hygiene, correct? Now coming to electrical hazard। अब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली हमारी कैटेगरी क्या आती है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड। क्यों इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स जो है या हैजार्ड जो है या जिससे खतरा होता है वो है इलेक्ट्रिसिटी से। सो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड के अंदर किस तरह का नेचर है इलेक्ट्रिकल हैजार्ड का। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हैजार्ड आपको शॉक दे सकता है, आपको बर्न कर सकता है, there can be fire because of electrical hazard, there can be explosion because of electrical hazard, and there can be arc eye also। अब इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिकल हैजार्ड में आते हैं। तो देखिए, शॉक, 1 is shock, 2 is burn, 3 is fire, 4th is explosion and 5th is arc eye। अब इन चीजों को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज शॉक, एवरीबडी नोज व्हाट इज शॉक। शॉक कैसे लगता है भाई, करंट से लगता है। तो एवरीबडी नोज दैट शॉक कब लगता है, जब आप एक किसी भी क्लोज सर्किट में आ जाते हैं और आपका मस्कुलर सिस्टम जो है वो एक बॉडी के करंट के फ्लो में आ जाता है, तो आपको शॉक लगता है, करेक्ट। सो व्हेन करंट पासेस थ्रू आवर बॉडी कंप्लीटिंग अ क्लोज सर्किट, escalation of our muscular and nervous system occur, excitation of our muscular and nervous system occurs, and we perceive a shock. Shock is not always painful but is usually so. Current and varying magnitude produced different type of injury to human body।
कितना लेवल ऑफ करंट है उससे हमें ये पता चलेगा। वो मैं आपको पहले भी वीडियोस जो मैंने लोड किए हैं उसके अंदर हम लोगों ने इसको भी डिफाइन किया है। जो क्वेश्चन आंसर सीरीज थी मेरी उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था कि भाई कितने मैग्नीट्यूड पे क्या होगा तो करंट कैसा लगता है या शॉक कैसा लगता है, करेक्ट। वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे शॉक लगना, तो शॉक लगने के साथ साथ में सीवियरिटी ऑफ शॉक। अब आपको इसको एसेस करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भी हम लोग इसको प्रैक्टिकल इवैल्यूएशन बेस पे लेंगे। तो अगर मेरे को सीवियरिटी ऑफ शॉक को डिफाइन करना है तो मुझे क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले भाई अमाउंट ऑफ करंट कितना था, तो मुझे पता चलेगा कि इसकी सीवियरिटी कितनी थी। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कितना था, कितने समय के लिए आदमी को शॉक लगा है, करेक्ट, ड्यूरेशन एंड पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट। इसके बाद में पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किस दिशा से, सीवियरिटी ऑफ शॉक की बात हो रही है। तो सीवियरिटी जब आपको डिफाइन करनी है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला करंट का अमाउंट, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ फ्लो कितने समय के लिए, तीसरा पाथ, किस पाथ में, हाथ से ही सीधा चला गया, सर से गया है, लेफ्ट से गया, राइट से गया, दैट इज द पाथ ऑफ करंट, करेक्ट। टाइप ऑफ एनर्जी, किस तरह की एनर्जी थी, एसी थी, डीसी थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ओनली, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, एंड फाइनली एनवायरमेंट कंडीशन किस तरह की थी। आपने अगर इन चीजों को मेजर कर लिया या इन चीजों को अगर आपने लिस्ट डाउन कर लिया तो आपको ये सारे स्पेसिफिक रिजल्ट मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ बुकिश चीजों की। तो कैसा होता है, मोर अमाउंट ऑफ करंट मीन्स डेंजरस इफेक्ट्स, करेक्ट। ओके, नाउ करंट फ्लोज थ्रू आवर बॉडी इन टर्न डिपेंड्स ऑन supply voltage and resistance of our body at a particular moment। अब आप सोचिए why this, क्यों, आदमी की परिस्थिति कैसी है, what is the condition of human body, means whether it is moist, if you are sweating आपका रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा, if you are not sweating, if your skin is dry आपका कंडीशन अलग हो जाएगा। ये कहाँ डिफाइन किया जाता है या कैसे पता चलता है? सो इसका बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग या बेसिक जो लॉजिक है वो लाई करता है ओम्स लॉ में। आई जस्ट एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ व्हाट इज I is equal to V by R, correct? So that is I is equal to V by R, which means that flow of current I will be more at higher voltage V and at lesser resistance R, correct? So V by R था ना, so will be higher at higher voltage, अगर voltage अगर high होगी और resistance अगर कम होगा to a victim's body। अब आप सोचिए ये जो ओम्स लॉ है इसका जो रिलेशन है ये किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई होता है रियल लाइफ सिनेरियो में। दिस इज द अप्लाइड प्रिंसिपल ऑफ I इज इक्वल टू V बाय R। वोल्टेज अगर ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम होगा तो वो विक्टिम की बॉडी को ज्यादा इफेक्ट करेगा। सो ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस वेरीज विद अ वाइड रेंज बिटवीन 25,000 to 6 lakh ohms with perfectly dry skin। So resistance comes down to 1000 ohms even to 500 with wet skin when the victim receives severe shock। So ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। This is how practically it is applied। I hope this is clear। Now coming to with alternating current, the effect of shock is always more, and with direct current the shock is lower, with lower frequency in current is more dangerous। क्यों? अब आप इसको देखिएगा, मतलब यक्ष प्रश्न जो आता है ना कि भाई एसी करंट हार्मफुल है या डीसी करंट हार्मफुल है। देखिए एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है वो कितना फास्ट चल रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, उसके हिसाब से वो अल्टरनेटिंग है तो आपको झटके लगा सकता है। लेकिन डीसी करंट ज्यादा डेंजरस कैसे कब हो जाता है, जैसे ही आपने, देखिए यहाँ पे हम लोग जब I इज इक्वल टू वी आर की बात जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, I इज इक्वल टू वी आई का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में करंट आपको लगेगा, अल्टरनेटिंग करंट है तो वो झटका दे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जल्दी कितने साइकिल्स चल रहे हैं, कितनी साइकिल्स पर सेकंड है, 50 साइकिल पे झटका देती है, भाई 50 बार झटका लगा, ओके। लेकिन डायरेक्ट करंट के अंदर एक सिंगल झटका होता है और वो डायरेक्ट लगता है आपको। सो दैट्स व्हाई
ड्यूरेशन अगर बढ़ जाएगा करंट के फ्लो का तो डीसी करंट ज्यादा नुकसान कर जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अगर हाई है और झटका आपको ज्यादा लगा है, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी रेजिस्टेंस, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज आपको कितनी हार्म कर सकती है। सो अब आप ये डिसाइड करिए, अगर किसी भी करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आपको झटके लग रहे हैं, ठीक है, ओके, लेकिन वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए लगेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज ऑल्टरनेटिंग, राइट? वो आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, करेक्ट? सो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, बट डीसी कांस्टेंट फ्लो, टक सीधा एक ही साइकिल, एक ही फ्लो में करंट जाता है। सो दैट्स व्हाई डायरेक्ट करंट इज कंसीडर्ड मोर डेंजरस बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। अगर लंबे ड्यूरेशन के लिए एक फुल फोर्स ऑफ करंट आपको लगा है तो नेचुरली इट इज मोर हार्मफुल, वो ज्यादा इंजरी पहुंचाएगा। ऑल्टरनेटिंग में यस इट इज ऑल्टरनेट, एंड ऑल्टरनेट में प्रोटेक्शन ज्यादा अच्छे होते हैं, करेक्ट? So the person receiving shock will face severe injury if his surrounding atmosphere and environment is wet and humid, or if the sweats he is sweaty, करेक्ट? तो जब इलेक्ट्रिशियन से आप मिलते हैं और अगर वो इलेक्ट्रिशियंस अगर जैसे कई लोग बोलते हैं यार हमें तो शॉक नहीं लगता, तुमको कैसे लगता है? दैट इज बिकॉज माय डियर योर स्किन इज ड्राई, हिज स्किन इज वेट, आपको पसीना नहीं आ रहा है, सॉल्ट एंड वाटर ये नहीं है, इट इज गुड कंडक्टर, राइट? एंड अगर ड्राई स्किन वालों को नहीं होता है, इसीलिए कई लोगों को शॉक लगता है, कई लोगों को नहीं लगता है, करेक्ट? नाउ कमिंग टू बर्न्स, सो थर्मल बर्न इफेक्ट ऑफ करंट कॉजेस बर्न इंजरी। सो बेसिकली क्या होता है थर्मली बर्न? जब हीट वायर गर्म ज्यादा हो जाता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गर्म ज्यादा हो जाता है, सो इट कॉजेस बर्न। सो हीट होने की वजह से चीजें मेल्ट होने लगती हैं या इट रीचेस देयर सेल्फ इग्निशन पॉइंट, जिसकी वजह से बर्न्स होते हैं। और ज्यादातर क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो बहुत डेलिकेट होती है। जैसे अगर आप किसी भी हॉट सरफेस को टच करते हैं तो आपको उस वायर के लिए वो गर्म नहीं होगा, लेकिन आपके लिए वो बहुत गर्म होता है। सो दैट्स व्हाई बर्न इंजरीज हैपन इन इलेक्ट्रिकल्स। और साथ ही साथ कंपोनेंट्स या कैपेसिटर्स होते हैं जो कि अगर आपका पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो वो ज्यादा गर्म हो जाते हैं, दे स्टार्ट मेल्टिंग एज वेल, जिसकी वजह से बर्न्स आपको हो सकते हैं। साथ ही साथ फायर, अब फायर किन किन वजह से होती है? फायर की वजह जो है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर तीन बेसिक वजह होती है। वन इज शॉर्ट सर्किट, सेकेंड इज ओवरलोड एंड थर्ड इज लूज कनेक्शंस। सो यही तीन वजह हो सकती है। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है वो एक अलग पॉइंट है, ओवरलोड क्यों होता है वो भी एक अलग पॉइंट है, और लूज कनेक्शंस तो नेचुरली, करेक्ट? सो ये सब तीनों चीजें अलग अलग ढंग से एक्सप्लेन की जा सकती हैं। इसके बाद आता है एक्सप्लोजन। सो एक्सप्लोजन किसी भी सर्किट के अंदर कब होता है? जब शॉर्ट सर्किट अगर है और एक कन्फाइंड स्पेस में है और उसको एक ब्रीथेबल या सर्किट ब्रेकर को अगर एक्सपांड होने की जगह मिल जाती है या फिर फ्लेमेबल फ्यूल मिल जाता है, सो वो एक्सप्लांट हो सकता है। एक्सप्लोजन इन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट occurs when the fire due to short circuit originates in a confined space filled with oil like tank or oil circuit breaker or transformers। so ये एक्सप्लोजन होने के चांसेस है। अब इसके बाद आता है आर्क आई। Now what is arc eye? So electrical arc welder जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग जो लोग करते हैं, वो प्रोटेक्टिव ग्लास पहनते हैं। अब वो जो प्रोटेक्टिव ग्लास होता है वो क्यों होता है? दैट इज फॉर अल्ट्रावायलेट का इनविजिबल रेज उसके अंदर जनरेट होती हैं, एंड दिस कॉजेज द इफेक्ट। क्या इफेक्ट होता है इससे? लोगों की आंखें सूज जाती है। सो यू हैव अ स्वेलिंग इन योर आईज एंड इट इज वेरी पेनफुल। ये अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन इसका ज्यादा अगर एक्सपोजर होगा तो आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आप अंधे हो सकते हैं। सो विच automatically gets cured in 2-3 days, but using a welding proper shade number glass will guard against the arc eye। so ये आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट आ गया प्रिवेंशन का। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? सो इसको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल जो हैजार्ड्स हैं उनको प्रिवेंशन कैसे दिया जा सकता है? तो सबसे पहला इजी, देयर आर ओनली 3 बेसिक स्टेप्स। 1, check the equipment for earthing, check the insulation of cable, wire, conductors etc, and check loose connections और wire cables and fittings। ये चीजें करना बहुत जरूरी है। अब जब आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं तो आपको किस तरह के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए? आपको पावर कंजम्पशन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए कि भाई किस तरह से पावर कंजम्पशन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, हर इक्विपमेंट में कितना हो रहा है। बिकॉज
इलेक्ट्रिकल मेजर इज द आइडल मेजर टू प्रिडिक्ट एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस. अगर आपका इक्विपमेंट पावर ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग. उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द कनेक्टेड लोड एंड व्हाट इज द ऑपरेशनल लोड. किसी भी एक इक्विपमेंट का रनिंग एफिशिएंसी, इफ यू नो द रनिंग एफिशिएंसी ऑफ द इक्विपमेंट and if you have the collected data, only then you will be able to predict a preventive maintenance and you will be able to save a lot of money as well. Now coming back to the compliance of safety rules. So follow the competency of a person. आपको क्या क्या चीजें चाहिए? You have to ensure that you have a competent person. Interlocking of design. You have to ensure that there is an interlocking of design. You have to ensure that design is for low voltages only. जो आप पैनल्स पे काम करते हैं वो साइड पे लो वोल्टेज हो. ट्रीट अननोन सर्किट एज ऑलवेज लाइव. डू नॉट do electrical locking and do not never think that it is not live. अगर unknown circuit है, आपको नहीं पता ये पैनल में क्या है, आपने पैनल खोला, हाँ ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ, consider it as live. never treat it as वो blank ऐसा सीधा टेस्टर लेके लगाना शुरू नहीं कर देने का. पहले चेक करिए, consider it as live only and wear proper PPE and then handle it. correct. now आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस साइज का है. करेक्ट. इलेक्ट्रिकल को लॉकिंग बहुत जरूरी है. सो मेंस बंद करने के बाद आप फ्लो चेक करिए या उसको ओपन करिए, दैट इज मच प्रिफर्ड. परमिट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल वह परमिट सिस्टम होना चाहिए जहां पे जानकारी जो है वो एंड यूजर लेवल तक जानी चाहिए. एंड नॉट इवन दिस, वो जो एंड यूजर लेवल पे जाती है तो हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हो रहा है तो ऑपरेटर जो है वो छुट्टी पे जाता है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑपरेटर को वही रहना चाहिए समझने के लिए कि भाई जिस मशीन पे आप काम कर रहे हैं वो सिस्टम में क्या क्या है, चाहे वो मैकेनिकल हो या चाहे वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो, उसे देखना है कि भाई यहाँ पे ये फॉल्ट्स हो सकते हैं और उसे भी जानकारी होनी चाहिए. करेक्ट. तो ये जब जानकारी आप उनको देते हैं तब वो बेटर ढंग से मशीन को ऑपरेट कर पाएंगे. देन आता है स्टैंडर्ड फिटिंग और एसेसरीज आपको हमेशा यूज करनी चाहिए. रेट्रो फिटिंग या जुगाड़ू टेक्टिक्स इलेक्ट्रिकल में नहीं अप्लाई करनी चाहिए. द बिगेस्ट फ्लॉज कम्स इन केबल जॉइंट्स. सो केबल जॉइंट्स को हम लोग ज्यादातर स्लीविंग नहीं लगाते हैं, वो टेप लगा के छोड़ देते हैं. लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सो इट शुड बी प्रॉपरली जॉइंट एंड देन स्लीविंग शुड आल्सो हैपन, और उसको प्रॉपरली सील करिए. करंट का फ्लो डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी होता है. emergency training for electrical shocks and this is very much required. लाइव कंडक्टर जो होते हैं उसको फेंसिंग करना बहुत जरूरी है. यू मस्ट ऑलवेज फेंस द लाइव कंडक्टर्स. ऑलवेज मेक फॉर ईच पैनल डूज एंड डोंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल वाला ही बना पाता है कि भाई यस डूज एंड डोंट्स ये है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट इट इज डन. एंड फाइनली नेवर एवर गो फॉर मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स. सो टेम्पररी वायरिंग, ये यहाँ से वहां लगा दिया, वहां से ये कर दिया, वो बिना सॉकेट प्लग के लगा दिया, पॉइंट में सीधा वायर घुसेड़ के रखे, दैट इज ऑल बैड 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 प्रैक्टिस. आपको ये लगता है दैट इट इज ठीक है अभी कर रहे हैं, कर ली थी, लेकिन नहीं, ये चीजें जो है ये आपको फ्यूचर में बहुत खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट करती है. सो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट हम लोगों ने कवर किया. अब हम लोग देखते हैं मैकेनिकल का पार्ट. सो मैकेनिकल का पार्ट जो है ना वो बहुत आसान है. सो मैकेनिकल टाइप्स ऑफ हैजार्ड जो है इतने आसान होते हैं. देखिए मैकेनिकल हैजार्ड में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई भी दो मैकेनिकल पार्ट घूम रहे हैं, उसके बीच में आपका कोई भी कपड़ा फंस सकता है, हाथ फंस सकता है, कुछ भी हो सकता है. राइट. मूविंग है मशीन, अगर मैकेनिकल मशीन मूव कर रही है, जैसे फोर्कलिफ्ट हो गया या कुछ भी हो गया, या कोई भी when you come in contact with any moving part of the machine, so that is mechanical hazard, right? Then स्ट्राइकिंग अगेंस्ट फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि अगर कोई भी अगर मूविंग पार्ट है तो उससे कोई भी चीज छटक के बाहर आ सकती है. सो दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ इट. एंड फाइनली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हाइट, सो दैट्स द मैकेनिकल मूविंग हैजार्ड. सो मैकेनिकल मूविंग हैजार्ड के अंदर इतनी ही चीजें आती हैं. अब इसको आप और चीजें ले सकते हैं, जैसे हिट बाय क्रेन है, फिर व्हीकुलर ट्रैफिक है, या ड्रॉपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हैंड कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग. सो मैकेनिकल हैजार्ड में ज्यादातर जो इंजरीज होती हैं वो हाथों को और हाथ पैरों को ज्यादा होती है, क्योंकि नेचुरली दीज आर द थिंग्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद द इक्विपमेंट. तो इसका द बेस्ट प्रोविजन टू सेफगार्ड योरसेल्फ इज गार्ड्स.
किसी भी तरह के मैकेनिकल हैजार्ड को एलिमिनेट करने के लिए या मैकेनिकल हैजार्ड की तीव्रता को कम करने के लिए आपको मशीन गार्ड्स होने बहुत जरूरी हैं। और मशीन गार्ड्स अगर आपने लगाए तो वो भी प्रॉपर होने चाहिए। पता चला वहां पे 2 बोल्ट की रिक्वायरमेंट है, एक ही बोल्ट पे फिक्स करके चलेगा नहीं, तो वो मशीन गार्ड जब अगर हैजार्ड अगर कुछ भी होता है तो वो उसको अलग ढंग से इम्पैक्ट करेगा। लेवल होना मशीन का बहुत जरूरी है। लेवल आपको चेक करना चाहिए। सो व्हाट आर द प्री चेक्स? तो एक प्री डिफाइंड चेकलिस्ट आपको फॉलो करनी है। पीपीज कहाँ पहननी है, किस तरह की पहननी है, किस तरह से होनी चाहिए, वो आपको डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिकल। ये बहुत छोटा सा पार्ट होता है क्योंकि मैकेनिकल हैजार्ड में और कुछ है नहीं। मैकेनिकल हैजार्ड के अंदर कोई भी ऐसी जगह या कोई भी ऐसी सतह होती है जो कि छटक सकता है, जैसे कंप्रेस्ड एयर हुई या रोटेटिंग पार्ट्स हुए, उनके बीच में अगर आप फंस जाएंगे तो यू आर, चाहे वो शटिंग वाले पार्ट हो, चाहे वो घूमने वाले पार्ट हो, किसी भी तरह का एनी मैकेनिकल मूवमेंट। सो दैट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ मैकेनिकल कंपोनेंट बहुत छोटा होता है। लेकिन मैकेनिकल कंपोनेंट जो है वो एक्चुअली एक्चुएट किससे होते हैं? इलेक्ट्रिकल से। इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में इतना ज्यादा समय लिया। और मैकेनिकल कंपोनेंट ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि दे आर टू बी डी एनर्जाइज। देखिए मैकेनिकल कंपोनेंट में भी ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग सोचते हैं न्यूमेटिक सिलेंडर जो है वो ठीक है हमने तो बंद कर दिया जी, लाइट वाइट सब बंद होगी, पावर वावर कट ऑफ कर दिया, लेकिन स्टिल देयर इज अ स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड। मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी जो होती है ये अंदर स्टोर्ड है, राइट? वो नॉर्मली क्लोज्ड है, लेकिन जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। करेक्ट। या ऑयल है तो प्रेशराइज्ड ऑयल है, वो प्रेशर से भरा हुआ है तो वो पिस्टन बाहर निकल के आ सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल while handling mechanical systems। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भी इसके अंदर फर्दर क्या होता है, क्या ये बाहर निकलेगा या क्या ये बंद होगा या इसके अंदर से ऑयल ड्रेन करना है, क्या करना है, वो आपको खास ध्यान रखना है। एंड यू हैव टू ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ इट, ताकि आपको ये पता चले, आप ये एनालाइज कर सकते हैं। अब मैकेनिकल में रिकॉर्ड कीपिंग कैसे होती है? पहले आप ये देखिए कि भी किस इक्विपमेंट में कितना मैकेनिकल चेंजेस हम लोगों को करने पड़ते हैं, बेल्ट कितने समय में वेयर एंड टेयर होती है, या एक इक्विपमेंट के अंदर कितनी बार हमें ऑयलिंग कहाँ करना है, ऑयलिंग के पॉइंट्स डिफाइन करने हैं, उसको रेगुलर चेक्स के जो पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करने हैं। और जब आप ये कर रहे हो मैकेनिकल मेंटेनेंस, तब भी ऑपरेटर का वहां पे होना जरूरी है किसी भी तरह के इक्विपमेंट के लिए। इट इज नॉट दैट वो शॉप में चला गया, हाँ उसका तो काम ही नहीं है, वो ऑपरेटर है, उसको क्या करना है, लेकिन उसे भी ये जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप उसको समझाएंगे तो अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन या कोई भी अगर एबनॉर्मलिटी आती है तो ऑपरेटर को पता चलेगा। सो दैट्स व्हाई ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड टू बी शेयर्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है रेडियोलॉजिकल हैजार्ड्स या रेडिएशन हैजार्ड। ये ज्यादातर बहुत ही टिपिकल प्रीमाइसेस में होता है। और इस टिपिकल प्रीमाइसेस को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये एलिमेंट बहुत क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का एक्सपोजर, हेल्थ बेस्ड एक्सपोजर अलग अलग तरह के रेडिएशनल इफेक्ट्स पे आता है। इस ब्रांच को हम लोग क्लियरली और बहुत डिटेल में इंडस्ट्रियल हाइजीन में लेते हैं, दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियोलॉजिकल हैजार्ड या रेडिएशन हैजार्ड। जैसे वेल्डिंग का उसका जो रेज है उससे आपको कितना असर हो रहा है, देन गामा और एक्स रेज जो आप बार बार मेडिकल टेस्ट कराते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, इनसे आपको कितना नुकसान होता है, बीटा रेज क्या होती हैं, अल्फा रेज क्या होती हैं, तो ये सबकी जानकारी होना जरूरी है, विच विल बी इन डिटेल एज एक्सप्लेन इन इंडस्ट्रियल हाइजीन। सो अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी भी फिल्म की थिकनेस के मेजर के लिए अल्फा पार्टिकल यूज किया जाता है, तो इट पेनिट्रेट्स, करेक्ट। अब वो कितना ऊपर की स्किन पे जाता है, पेनिट्रेट होते हैं या लो पेनिट्रेशन कैपेसिटी है। बीटा रेज है, उनकी डीप पेनिट्रेशन कैपेसिटी है। सो गामा रेज है, सो इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, इट गोज थ्रू, राइट। देन कम्स टू न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आते हैं कि भी एनर्जाइज पार्टिकल हैं, अब दे कैन कॉज रिमोट और सीवियर टिश्यू डैमेजेस। सो दैट इज, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये अगर कहीं पे निकल रही है तो इसको क्लियरली इंडिकेशन और उसकी वार्निंग साइंस आपके पास में होनी चाहिए। सो प्रिंसिपल क्या है? बेसिकली देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द रेडिएशन, एंड दैट इज एक्सपोजर टू बी मिनिमाइज्ड, shields to be adopted, charge of radiation beams directly towards the safe area, ये redirect उसको आप कर सकते हैं, adequate records to be kept, medical examinations frequent होने चाहिए, and
टेक्निक्स एंड प्रोटेक्शन मेजर्स आपको रेगुलरली लोगों को ट्रेन करना चाहिए। फाइनली जैसे जो हम लोगों ने ऊपर इलेक्ट्रिकल में बात किया था आरकाई का, सो दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो उसके भी कॉज क्या है? बर्न, स्किन कॉजिंग बर्न है, कैंसर हो सकता है उससे, कंजक्टिवाइटिस उससे निकल के आता है। सो ये सब चीजें इनसे होती हैं। सो रेडिएशनल हैजार्ड जब हम लोग इंडस्ट्रियल हाइजीन के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इन डेप्थ डिटेल में थोड़ा सा लेंगे, लेकिन दिस इज ओवरऑल इट। एंड आई होप अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है तो आपको पसंद आया होगा। कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।